हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल ललित राठौड़ पे। हम टेंथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विशेष चर्चा की थी और उसी पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। 1.1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में हम अब 1.2 की ओर चलेंगे। उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमने कर लिए थे। अपने यूट्यूब चैनल ललित राठौड़ पे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सपोर्ट आप बनाए रखें और भी आप जितना ज़्यादा अपने चैनल को शेयर कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। अभी हम इसी क्वेश्चंस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था, जितना मेरे को याद है हमने 3√2 या 3√5 का एक एग्जाम्पल कंप्लीट किया था। कि उस एग्जाम्पल में हमने ये सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए कि ये रूट 2√3 थी या 3√2 था, ऐसा कुछ था कि वो अपरिमेय संख्या है। और यही अब 3-4 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करने के बाद में हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। हम वास्तविक संख्या के नाम से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ को लेके काम किया था, जहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमने समझे थे अच्छे से कि कैसे उनको ज्ञात करते हैं, उनकी बेसिक थ्योरी क्या है। क्योंकि हमारे एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो बेसिक थ्योरी से हो रहे थे। अगर बेसिक थ्योरी हमें नहीं पता है तो वो क्वेश्चन हमें नहीं कर पा रहे थे। उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कि प्रश्नावली स्टार्ट हो चुकी है अब अपनी। प्रश्नावली की 2 या 3 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में हो जाए, वरना नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट अपना चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका, और आई थिंक मैं जितना सोच पा रहा हूँ या जितना समझ पा रहा हूँ, ये 4 नंबर का चैप्टर है बेटा आपके। ये 1.1 नहीं, 1.1 और 1.2 ये दोनों मिलके आपके 4 नंबर के समथिंग का चैप्टर है। तो 4 नंबर में फिक्स क्वेश्चन है। देखो, एक तो मैं आपको 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, एक तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें कि सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। 99% मैं कह सकता हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्जाम में दिख जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन एच सी एफ एल सी एफ का, ठीक है, एच सी एफ या एल सी एफ में से कुछ भी आपको दे सकता है। इसको देखो वापस समझने की करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ हम कर क्या रहे थे। हमें रूट 5 या रूट 3 या रूट 2 ऐसी भी कोई भी संख्या हो रही थी, ऐसी कोई भी संख्या हमारे पास थी, तो हम उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले हम मान रहे थे कि माना कि ये क्या है, माना कि ये संख्या क्या है, परिमेय। फिर परिमेय सिद्ध करके हम कर रहे थे कि ऐसे a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख के, कि जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। उसके अलावा p और q एक सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब याद करो क्या था। सहभाज्य का मतलब ये था कि ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई समान गुणनखंड नहीं है, ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई समान गुणनखंड नहीं है, उनको हम क्या बोल रहे थे, सहभाज्य संख्याएं बोल रहे। फिर क्या कर रहे थे सर, फिर हम कुछ अपना मैथमेटिक्स लगा के हम ये देख रहे थे कि हमने बोल तो दिया था ये सहभाज्य है, लेकिन आगे जब हमने कैलकुलेशन की या आगे हमने जब भी जो भी काम किया, उसमें पता चला पी और क्यों क्या है, सहभाज्य नहीं है। पी और क्यों क्या है, सहभाज्य नहीं है। और सहभाज्य नहीं है ये सिद्ध कैसे हुआ, क्योंकि जो हम कल्पना करके आए थे कि ये परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी क्या थी, गलत थी। बस वही सेम टू सेम काम वापस करना है, ठीक है। याद करते रहो, देखते रहो, साथ साथ लिखते रहो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। जैसे आज हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा भाई सर, हमारा सबसे पहला काम होगा मानना कि मानना कि मानना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे भाई, कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, मान ली। मानने पे क्या होगा, परिमेय संख्या की फॉर्मेट में लिखो। क्या होता है परिमेय संख्या का फॉर्मेट, सर परिमेय संख्या को हम p/q के बराबर है लिख सकते हैं। अरे भाई यही तो फॉर्मेट होता है परिमेय संख्या का, कि परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं सर, p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, हम इस रूट 5 को क्या कर लेंगे सर, रूट 5 को हम p/q के रूप में लिख लेंगे। फिर सर और क्या लिखेंगे, जहाँ p, q क्या है, p, q पूर्णांक है। भाई यही तो होती है आपके परिमेय संख्या।
पी कोमा क्यू क्या है आपके पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है आपके, क्यू का मान कभी भी आपके क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्यू नॉट इक्वल टू हमेशा क्या आएगा आपके, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और √5 को हमने क्या लिख लिया, पी बट्टा क्यू। √5 को हमने क्या लिख लिया, पी बट्टा क्यू, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। उसके अलावा सर पी और क्यू क्या है आपकी सहभाज्य भी है। पी और क्यू क्या है आपकी सहभाज्य। सर कैसे मान ले सहभाज्य, अरे नहीं मान लो तो आप इसको चले ही एक स्टेप लगा के ए और बी लिख लो, कि हमने अगर कोई समान गुणनखंड है तो उससे विभाजित कर लिया, उससे क्या कर लिया, विभाजित कर लिया, और ए और बी हमने प्राप्त कर लिए। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लाइंस लिख सकते हो यहाँ पे कि जहां जहां पी कोमा क्यू क्या है आपकी सह अभाज्य है। पी कोमा क्यू क्या है आपकी सहभाज्य। √5 बराबर हमने परिमेय संख्या मानी, परिमेय संख्या तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या को p बट्टा क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, p बट्टा क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, और q का मान 0 के बराबर है नहीं होगा, q का मान 0 के बराबर है नहीं होगा। और जहां p और q क्या है, एक दूसरे के सहभाज्य भी है। p और q क्या है भाई आपके एक दूसरे के सहभाज्य भी। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपका समीकरण था ना इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इधर मैं √5 का स्क्वायर कर दूंगा, और इधर p बट्टा क्यू का स्क्वायर कर दूंगा। भाई समीकरण के दोनों पक्षों में समान काम किया जा सकता है, समीकरण के दोनों पक्षों में जो आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष है उसमें समान काम है किया जा सकता है। जो काम इधर कर रहे हो वो काम इधर कर रहे हो तो वो समीकरण संतुष्ट रहता है। तो मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है सर, उससे क्या होगा, उससे देखो ये तो आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपके p² अपॉन क्यू स्क्वायर, ये तो आ गया आपके 5। √5 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपके 5, इसका स्क्वायर किया तो आपके क्या आ गया, p² बट्टा क्यू स्क्वायर। समझ रहे हो यहाँ तक की बात। ठीक है सर, अब देखो यहाँ से और क्या लिख सकता हूँ, जहाँ पे बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है ना वहाँ पे ये स्टेप वाला साइन जरूर लगाया करो आप। ये स्टेप का साइन होता है कि हम स्टेप टू स्टेप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इस क्यू² को मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 क्यू² बराबर है p², 5 क्यू² बराबर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 5 इसके गुणा में तो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि सर क्यू² बराबर मेरा क्या आ जाएगा, p² बट्टा, याद करो हमारी थ्योरी, यदि 5 p² को विभाजित करता है, 5 एक अभाज्य संख्या है, यदि ये p² को विभाजित करता है तो क्या p को भी विभाजित करेगा क्या भाई, यदि ये p² को विभाजित कर रहा है तो क्या ये p को भी विभाजित करेगा क्या, यदि 5 p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा क्या। कौन सी परमेय है अपनी, परमेय 1.2 यही तो थी, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे देखो इसको विभाजित कर रहा है यानी p²। अच्छा, विभाजित का मतलब क्या होता है, याद करो, विभाजित का मतलब ये होता है कि सर किसी भी संख्या में उसका भाग दे तो पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 आ जाए। तो सर आप कैसे कह सकते हो इसका भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी ये क्यू² कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती बेटा। यहाँ पे देखो p और q क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक का स्क्वायर करोगे तो पूर्णांक क्या आएगी, परिमेय नहीं आ सकती। ठीक है ना, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था ना एक जिसमें हमने r² आया था उसमें, तब किसी ऑफलाइन बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो p² बट्टा 5 है ये पॉइंटों की संख्या भी तो हो सकती है, परिमेय संख्या भी तो हो सकती है। तो बेटा ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखो लिखा है कि p और q क्या है आपके पूर्णांक है, और अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक का स्क्वायर कर लो, कोई सी भी पूर्णांक 0 से लेके प्लस अनंत तक, 0 से लेके माइनस अनंत तक कोई सी पूर्णांक संख्या उठा लो और उसका स्क्वायर कर लो, क्या वापस पूर्णांक ही आएगी, क्या परिमेय संख्या आ सकती है क्या, नहीं आ सकती ना भाई। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्यू² बराबर आ गया p² बट्टा 5, यानी p² 5 से विभाजित है,
पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। अरे भाई अपने तो पी स्क्वायर अपने क्या है भाई, 5 से विभाजित है। सर पी स्क्वायर हमारे 5 से विभाजित है, ठीक है सर। तो हम क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो पी भी 5 से विभाजित होगा। एक मिनट बेटा, सॉरी, रुक जा भाई यहाँ पे। ठीक है, हम क्या लिख रहे थे, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब वापस वही याद करो कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है, कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, तो उसके 2 के गुणज 5 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं क्या बेटा। भाई यदि कोई संख्या 5 से, 2 से, 3 से विभाजित है, तो उसको हम 5 जैसे 3 से भाई 9 विभाजित है, 9 सब समझ रहे हो, 9 में 3 का भाग जा सकता है, तो 9 को हम 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 3। या फिर 15 है, 3 से विभाजित है, तो उसको हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सर ये अगर 5 से विभाजित है, ये अगर 5 से विभाजित है, तो मैं p बराबर क्या लिख सकता हूँ, p बराबर में सर 5 r लिख सकता हूँ सर, 5 r लिख सकता हूँ, जहाँ पे r क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है भाई। भाई इससे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 के कोई ना कोई गुणनफल का है ये, 5 का कोई ना कोई गुणनफल है, 5 गुणा 1 भी हो सकता है, 5 गुणा 2 भी हो सकता है, 5 गुणा 3 भी हो सकता है, 5 गुणा 1 से 1/2 तो हो नहीं सकता, यानी r भी क्या है यहाँ पे, एक पूर्णांक ही है। ठीक है, अब आप p का मान, इसको समीकरण नंबर 1 देखिए, इसमें पुट कर आप लिख देना, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में p का मान, p का मान रखने पर क्या हो जाएगा सर, p का मान रखने पर, समीकरण 1 ये रहा सर, यहाँ पे रखते हैं p का मान। समीकरण 1 है सर हमारा 5 क्यू स्क्वायर बराबर, p स्क्वायर की जगह रख रहा हूँ सर मैं 5 r का स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिक्स आजमाओ अपनी। 5 क्यू स्क्वायर बराबर, का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 25, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, सही बात है। 25 को इधर ले आओ, 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25 बराबर आर स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा क्या, कितनी बार होगा सर, 5 बार, यानी क्यू स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। कैसे सर, वो बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मेरे से, ये वाली चीज़ पूछी थी कि सर आप कैसे कह सकते हो कि ये विभाजित होगा तो ये आर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कि ये जो आर का मान है, आप कैसे कह सकते हो कि सर ये एक विभाजित हो गया, यानी शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कोई पूर्णांक या परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या आएगी, परिमेय संख्या नहीं आएगी, ऐसा कैसे कह सकते हो आप। तो बेटा मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि ये देखो आर था क्या, आर था सर पी 5 से विभाजित है, यानी 5 का कोई गुणनफल है, तो 5 का गुणनफल ये आर, यानी आर था क्या, कोई प्राकृत संख्या ही था। भाई आर का मान क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या, सर 0 1 2 3 -3 -2 -5, तभी तो ये इससे विभाजित हो रहा था 5। समझ रहे हो क्या बात को। तो यानी आर पूर्णांक का, प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक, अगर पूर्णांक में प्राकृत भी आ गई पूर्ण भी आ गई, तो पूर्णांक का यदि स्क्वायर करोगे तो आएगी तो वापस पूर्णांक ही ना। कोई भी पूर्णांक संख्या का यदि आप स्क्वायर करते हो तो क्या परिमेय संख्या आ सकती है क्या भाई, आएगी तो पूर्णांक ही ना। यानी हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि सर क्यों स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ना बेटा,
हम यहाँ से क्या देख सकते हैं सर, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अतः क्यों भी, अतः क्यों भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। भाई क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हम क्या कह सकते हैं, क्यू भी क्या होगा आपके 5 से विभाजित होगा। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। वही प्रमेय 1.2, ये तो सीखा है प्रमेय 1.2 में, याद करो, बार बार रिपीट किया करो, जैसे जैसे क्वेश्चन में आती है प्रमेय को भी रिपीट कर लिया करो। क्या पता है एक लाइन का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट प्रमेय पूछ ले। तो क्या थी हमारी प्रमेय कि यदि p, यदि कोई p अभाज्य संख्या है और यदि वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और यदि वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो एक को भी विभाजित करेगी। वही चीज यहाँ पे, भाई क्यू स्क्वायर है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये यदि क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ये क्यू को भी क्या करेगी भाई, विभाजित करेगी। ये यदि क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ये क्यू को भी क्या करेगी भैया, विभाजित करेगी। समझ रहे हो बात को सर? तो यहाँ से सर क्या निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है? यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है बेटा कि हमने देखा क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे देखो पीछे जब काम करके आए थे तब देखा था सर पी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहे हैं। भाई क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है और इसको भी 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे पी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है देखो, और क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हुआ सर क्यू, पी और क्यू का एक समान गुणनखंड है, एक समान अभाज्य गुणनखंड है। जबकि हमने तो क्या लिखा था रे यहाँ पे, हमने तो ये लिखा था कि जहाँ पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य। जहाँ पी और क्यू क्या है भाई आपके, सहअभाज्य। यानी ये बात गलत लिखी थी, ये भला बात गलत नहीं लिखी थी हमने, ये बात हमने गलत नहीं लिखी थी। ये बात कोई गलत नहीं है कि हाँ ये सहभाज्य है या नहीं, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो हमने ये माना था ना कि √5 एक ये परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत थी। ये बात गलत नहीं लिखी थी, ये तो सही बात लिखी थी कि प्योर क्यों क्या है, सहभाज्य है। लेकिन हमने जो ऊपर ये कल्पना की ना, वो कल्पना हमारी गलत है। कल्पना गलत है मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक, भाई कल्पना गलत का मतलब क्या हुआ, √5 परिमेय संख्या नहीं है तो बच गया कौन, अपरिमेय संख्या। बच गई कौन सी भाई फिर, अपरिमेय संख्या। समझ रहे हो बात को? तो अब क्या लिख देंगे देखो, अतः P तथा Q के, P तथा के समान अभाज्य गुणनखंड, समान अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 प्राप्त होता है। समान अभाज्य गुणनखंड के रूप में कितना प्राप्त होता है भाई आपके, 5 प्राप्त होता है। P तथा Q के समान अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। जो कि इस बात का या इस तथ्य का, बात तो वही क्या ही है, इस तथ्य का विरोधाभास है कि, इस तथ्य का विरोधाभास है कि, तथ्य का विरोधाभास है कि, कौन से तथ्य का विरोधाभास है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P, Q क्या है आपकी, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या। P, Q क्या है आपकी सहभाज्य संख्याएं है।
जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि पी और क्यू क्या आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। यह है विरोधाभास। यह विरोधाभास क्यों है भाई? ये विरोधाभास बताओ देखिए। यह विरोधाभास यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण। कौन सी गलत कल्पना भाई? जो हमने यहाँ पे ये कल्पना की थी ना, माना कि ये √5 क्या एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना है। कल्पना ही तो की थी यहाँ पे। माना था। मानने का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। मानने का मतलब ही क्या होता है भाई आपके? कल्पना करना। समझ रहे हो? तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। ठीक है। अतः 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 निष्कर्ष निकलता है। ये क्या निष्कर्ष निकलता है भाई? अतः निष्कर्ष निकलता है अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या 5 क्या है भाई आपकी? एक अपरिमेय संख्या। ये समझ रहे हो क्या? वापस देख लो इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। दूसरे वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। आगे वापस क्वेश्चन देखो तो। वैसे देखो, हर चीज़ बोल बोल के लिखाई भी है। तो ऐसा अगर कोई दिक्कत आती है आपको कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो सब सारे शब्द आपको बोल के लिखाए हुए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज बेटा तबीयत ख़राब है तो हो सकता है अपने एक दो ही क्वेश्चन करें। अपना वीडियो काफ़ी छोटा भी हो सकता है। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि सर सिद्ध कीजिए 3 + √2 √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था, जब भी कोई डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट मतलब √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, ठीक है, तब तो हम ये सहभाज्य वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है। और जब ऐसे आ जाए प्लस के साथ, गुणा के साथ, ऐसे कोई संख्या आ जाए, तब हमें क्या करना है? सर तब हमें ये करना है कि को पक्षांतरण करके सबको एक साइड भेजना है, और जो ये एक सिंगल वाली है ना, इसको एक साइड में रखना है। और फिर हम कह देंगे कि ये √5 तो अपरिमेय संख्या थी, लेकिन ये बराबर किसकी आ रही है? परिमेय संख्या के बराबर। अच्छा, परिमेय संख्या का मतलब P/Q के रूप में बताओ, हमें पूर्णांक दिख जाना चाहिए। अगर P/Q के रूप में हमें पूर्णांक दिख रहा है, P/Q के रूप में यदि हमें पूर्णांक दिख रहा है, तो हम क्या कह देंगे? यदि P/Q के रूप में हमें पूर्णांक दिख रहा है, तो हम कह देंगे कि ये तो क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि ये बराबर किसकी आ रही है? अपरिमेय संख्या के। यानी ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ये विरोधाभास वापस क्यों प्रकट हुआ भाई? वही हमारी गलत कल्पना के कारण। करते हैं देखो इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सर वही माना कि क्या मानेंगे भाई इसमें? सर माना कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या
3+2√5 क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। ठीक है सर, मान लिया। मान लिया तो सर सीधी सी बात है, क्या है सर? सीधी सी बात, अगर कोई परिमेय संख्या है तो हम उसे किसके रूप में लिखेंगे? P बटा Q के रूप में लिखेंगे। P बटा Q के रूप में लिखेंगे। जहाँ P कोमा Q क्या है सर? जहाँ P कोमा Q क्या है? आपके पूर्णांक है। P कोमा Q क्या है? आपके पूर्णांक है। जहाँ P कोमा Q क्या है सर? आपके पूर्णांक है। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे हम? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में 3+2√5 को हमने P बटा Q के रूप में लिख लिया। इसको किसके रूप में लिख लिया हमने? P बटा Q के रूप में। और जहाँ P और Q क्या पूर्णांक है, और क्या स्पेशल है सर? और स्पेशल ये है भैया सर, को ना आप 0 के बराबर मत रख देना, बाकी सब ठीक है। क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर तो सर परिमेय छोड़ो, अपरिमेय छोड़ो, अभी तक खोज ही नहीं हो पाई है अगर हर में 0 डाल दिया तो। ठीक है सर, ये काम हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ तो करना होगा सर। चलो देखो क्या करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने जो संक्रियाएं सीखी है जोड़ बाकी के साथ, पक्षांतरण के साथ, वो करनी। इस 3 को उधर भेज दूंगा, उधर बोले तो उस पक्ष में भेज दूंगा। ये 2√5 है बराबर P बटा Q। ये 3 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा भाई? आपके माइनस का हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, 3 को थोड़ा सा सही लिख देते। एक बार इसको ऐसे ही रखो, 2√5 तो थोड़ा सा लेस से लेके हल करो तो कितना आ जाएगा सर? क्यों एलसीएम आया P माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 3Q। भाई लेस से लेके ये तो हल करना आता है, ये छोटी सी गणित है। ठीक है, आगे देखो आप। तो यहाँ से सर √5 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? P माइनस 3Q बट्टे में क्या आ जाएगा सर? 2Q। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, वो वापस बता रहा हूँ। या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर ये बट्टा ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? देखो P पूर्णांक थी क्या? क्यों भी पूर्णांक था। अगर 3 को पूर्णांक से गुणा किया, यानी क्यों, देखो P और Q दोनों पूर्णांक थे। P भी पूर्णांक था, Q भी क्या था? पूर्णांक था। तो यदि 3 को पूर्णांक संख्या से गुणा करूंगा, क्योंकि 3 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करूंगा वापस पूर्णांक आएगी। और पूर्णांक को पूर्णांक में से माइनस करूंगा तो भी आपकी क्या आएगी? पूर्णांक आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है सर। तो बट्टे में क्या है सर? क्यों भी क्या था? पूर्णांक। अगर पूर्णांक को वापस एक पूर्णांक संख्या से गुणा करूंगा तो भी आपके पूर्णांक ही आएगी क्या? पूर्णांक संख्या को किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा करूंगा तो भी आपकी क्या आएगी? पूर्णांक संख्या ही आएगी। कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं सर P माइनस 3Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है या नहीं है? अरे है या नहीं है भाई? क्योंकि ये पूर्णांक थी, ये पूर्णांक थी। पूर्णांक का पूर्णांक से प्लस माइनस करोगे तो भी आपकी क्या आएगी? वापस से पूर्णांक ही आएगी। और वापस आप क्या लिख सकते हो? और 2Q भी एक पूर्णांक है। 2Q भी क्या है? आपके एक पूर्णांक है। 2Q भी क्या है? आपके एक अंश में भी पूर्णांक, हर में भी पूर्णांक, यानी ये पूरी संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः अतः P माइनस 3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। P माइनस 3Q बट्टा 2Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, ये परिमेय संख्या है, लेकिन सर √5 तो अपरिमेय होती है। सर किसने कहा? एक तो देखो पहले सिद्ध भी कर चुके हैं, और कहा किसने कि सर अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं, वो सारी क्या होती है? अपरिमेय। क्योंकि हमने वो परिमेय 1.3 थी √2 वाली, याद करो। ठीक है, तब हम यहाँ कह सकते हैं परंतु यह इस तथ्य का परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि परंतु यह इस तथ्य का
विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये किस बात का विरोधाभास हो गया कि ये क्या √5 थी, वो क्या एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास क्यों हुआ भाई? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण तो अतः निष्कर्ष निकलता है कि, यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं ना, थोड़ा सा आप देख लेना। अतः निष्कर्ष निकलता है कि, अतः निष्कर्ष निकलता है कि राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो रही है ना। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5, 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन किए हैं देखो बेटा हमने आज, दोनों ही अलग अलग टाइप के थे। एक तो सीधा वाला था और एक उसके बाद में आपके ये प्लस माइनस के साथ वाला था। दोनों क्वेश्चन आप वापस नहीं समझ में आए तो देखना। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे बेटा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1-2 क्वेश्चन जो भी बचे हैं उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन ये वाला बच्चा है बेटा, आज करा देते हैं, बट आज लग रहा नहीं हो पाएगा, तबीयत डाउन है। तो ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये 3 क्वेश्चन है, आप भी घर पे प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे। देखो इनमें डायरेक्ट वाला कोई सा ही नहीं है, वही पक्षांतरण करके एक साइड में √2 रख लेना, एक साइड में √5 रख लेना, एक साइड √2 रख लेना, और वो सारी उधर क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि जो हमने कल्पना की थी वो क्या थी, गलत थी। आप करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे आपको कराएंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए थैंक यू, और आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करते ही हो आप, कर दिया होगा, करते ही तो क्या हो, नए लोगों को शेयर करो तो उनको बोल देना भाई कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ललित राठौड़ से अपना चैनल है। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तबीयत के साथ आपसे वापस मिलते हैं। थैंक यू, बाय बेटा।